नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं कि सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते रहे हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गलवान में सैनिकों को लेकर के जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से चाइना और भारत के सैनिक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, ये अपने आप में सबसे चिंताजनक बात है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कहें कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन न तो सैनिकों की शहादत और न ही वहाँ पर बढ़ता तनाव, ये दोनों बातें ऐसा नहीं है कि सब कुछ बताने के लिए काफ़ी नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात है कि पीटीआई को लेकर के कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से निर्देश हो गया है कि जो गलवान में कुछ हो रहा है उसकी तस्वीर नहीं जारी की जाएगी। और सवाल ये है कि अगर तस्वीर नहीं जारी की जाएगी यानी लोकतांत्रिक मूल्यों को भी ख़त्म कर दिया जाए और तस्वीर न जारी करके वहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बाहर ना आए। और एक बड़ी वजह ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जो कुछ वहाँ हो रहा है उसको लेकर के चाइना का नाम नहीं लिया है। ये एक सवाल उठ रहा है और लोग इसको लेकर के कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को अपने दुश्मन देश के नाम लेने में भी उनको खतरा महसूस हो रहा है। और इन सब मुद्दों पर तमाम लोगों की विभिन्न राय है कि प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से तटस्थ होकर के फैसले लेने चाहिए और उनको यह दिखाना चाहिए कि किस तरीके से वह चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा मसला ये भी सामने आ रहा है कि जो भारत और चाइना के बीच रिश्ते हैं वो केवल भारत और चाइना ही नहीं बल्कि अन्य देशों से रिश्ते भी हमारे ख़राब हुए हैं। पिछले 7-8 सालों में देखा जाए, 6 सालों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही तमाम देशों की यात्राएं की हैं, तमाम देशों में राजनयिकों के साथ और प्रधानमंत्रियों के साथ हमारे देश की तमाम बैठकें हुई हैं और ये सुर्खियां भी बनी हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा विदेश की यात्रा करते हैं और उनका एक पैर इंडिया में रहता है तो दूसरा पैर विदेश में रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश की जो सीमाएँ हैं 11 सीमाओं से लगभग 11 देश की सीमाएँ लगभग हमारे देश की सीमा से मिलती हैं, जुड़ती हैं कहीं न कहीं से। और इसको लेकर के एक बड़ी बात यह है कि लगभग ज़्यादातर देशों से भारत के संबंध इधर हाल के दिनों में 2-4-6 सालों में ख़राबी हुए हैं। चाहे वह नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो और इन सभी देशों से भारत के रिश्ते ख़राब हुए हैं। और एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर के कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिसकी वजह से भारत के संबंध ख़राब हुए हैं या अन्य वजहें भी बताई जा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, नेपाल और भूटान मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, यहाँ से हमारे संबंध ख़राब नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात एक और है कि चाइना को लेकर के जो एक कहा जाता रहा है कि चाइना में हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक रिलेशन रहा है वो लंबे समय से चलता रहा है। लेकिन पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन हमने बढ़ाया है और उसको और मजबूत करने की कोशिश की है। अगर चाइना से इतने ही रिश्ते ख़राब थे और चाइना और बाकी रिश्तों में जो है अच्छा नहीं था तो निश्चित रूप से इस तरीके के संबंध नहीं बनाए जाने चाहिए। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह से भी हम कुछ मुद्दों पर बातचीत फ़र्क इंडिया ने की है और हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ चाइना और भारत के रिश्तों को लेकर के कहा है। कि जो रिश्ते होते हैं पड़ोसी देशों से हो या विश्व समुदाय के साथ किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था या भारत जैसे देश के जो रिश्ते होते हैं, निश्चित तौर से अम, भारत सरकार की जो विदेश नीति है उस पर उसको बहुत ही गंभीरता से काम करना चाहिए। और चाहे वो यूरोप का मामला हो, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हो या अमेरिका हो या हमारे जो पड़ोसी देश हैं, सबसे पहले हम भूटान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, उसके बाद चीन की हम सब बात करते हैं। लेकिन सामरिक रूप से जब देश मजबूत होता है, समृद्धि होती है देश के अंदर, तो पड़ोस पर भी हम बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो राजशाही के अंत में कहीं न कहीं चीन का हाथ था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक राजशाही रहेगी चीन का वर्चस्व नेपाल के अंदर नहीं हो सकता है। यही कारण था कि सबसे पहले वहाँ की इंटेलिजेंस ने चीन के राजशाही को समाप्त किया और माओवादियों का उभार जो आया उसमें कहीं न कहीं पैसे का बहुत बड़ा इनपुट चीन ने नेपाल के अंदर डाला और धीरे धीरे
नेपाल में जो लोकतंत्र आया, वो लोकतंत्र हमें उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, या भारत के जो रोटी और बेटी का जो रिश्ता था उसमें कहीं न कहीं दूरियां खड़ी हुई हैं। आज भूटान को जितनी मदद करनी चाहिए, भूटान के अंदर जितना चीन घुसा, हमने उसकी सॉवरेनिटी को लेकर बार बार भूटान को कहा कि हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। देखा जाए दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश में बहुत बड़े पोर्ट चीन ने बनवाए हैं। दूसरी तरफ विस्तारवादी जो इम्पेरियलिज्म की जो नीति है चीन की, उन्होंने श्रीलंका के अंदर एयरपोर्ट बनाए, बड़े पोर्ट्स बनाए। नेपाल में जिस तरह वो सड़कें बना रहे हैं, जिस तरह से हमारी सीमाओं के पास आकर चीन खड़ा हुआ है, कहीं न कहीं हमें इस पर सोचने की ज़रूरत थी। न 2014 से पहले विदेश नीति हमारी बहुत मुकम्मल विदेश नीति थी, जो यूपीए सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, और न उसके बाद 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने जो पड़ोसी देश थे उनके रिश्तों को बहुत महत्व नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने अगर महत्व दिया तो चीन को महत्व दिया। जब वो 2002 से लेके 2014 तक जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो ऐसे उन्होंने 4 से 6 बार उन्होंने चीन की यात्रा करी, और चीन का जो निवेश है वो गुजरात में बढ़ना शुरू हुआ। और यही कारण था कि जब गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम होता था, तो धीरे धीरे जब ये प्रधानमंत्री हुए उसके बाद देखा जाए तो 4 से 5 बार वो चीन की यात्रा पर गए। जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुजरात आना, डिप्लोमेसी का जो केंद्र दिल्ली हुआ करता था चीन के हमारे रिश्तों के बीच, वो डिप्लोमेसी का केंद्र अहमदाबाद गांधी नगर हो गया। और जो चीन की कंपनियां थीं उनका एक एक करके निवेश बढ़ता चला गया। और सबसे पहले देखा जाए तो उनका फर्म, जो चाइनीज़ फर्म थी, उनका इन्वेस्टमेंट 21,400 करोड़ जो ढोलेरा सर है उसके साथ हुआ। और इसमें कहीं न कहीं चीन की कंपनियों ने गुजरात में निवेश करना शुरू किया। और चीन ने भारत के अंदर 2014 से पहले भारत की जो इंपोर्ट रेशियो थी वो 14% थी। भारत में जो इंपोर्ट होता था चीन से वो 14% था। आज 2020 आते आते जो इंपोर्ट है वो देखा जाए तो देश के लिए बहुत घातक रेशियो में पहुंच गया। वो 38% तक पहुंच चुका है। और एक एक करके हमारे घरों में, हमारे बिजली विभाग में, हमारे टेलीफोन्स जो एक्सचेंज हैं उनके अंदर, हमारे हाईवेज़, हमारे एयरपोर्ट्स, इन सभी जगहों पर बहुत तेज़ी से चीनी कंपनियों ने काम करना शुरू किया। और मैं एक उदाहरण और दूंगा कि मोबाइल के क्षेत्र में हर हाथ में देखा जाए तो उस समय की डोमेस्टिक जो कंपनियां थीं वो सब काम कर रही थीं और बहुत अच्छा खासा उनका एक प्रभाव था। 2014 के बाद बहुत तेज़ी से चाइनीज़ कंपनियों का वर्चस्व भारत में बढ़ा। उसको भारत सरकार ने बढ़ाया, मोदी सरकार ने बढ़ाया, क्योंकि बार बार वो कहते थे कि हमारे दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और वुहान जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने कई वेनसांग का भी कथन सुनाया कि साहब, अगर सबसे पहले वो कहीं वेनसांग पहुँचे तो वो पहुँचे चीन से चलकर वो आए, तो कहीं न कहीं सब उन्होंने गुजरात में अब पहला कदम रखा। तो इस तरह से वुहान के अंदर ही उन्होंने उन रिश्तों को बढ़ाने की कोशिश करी। और जब शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, जब वो भारत दौरे पर आए तो उनकी साबरमती तट पर अहमदाबाद में उनका कार्यक्रम कराया गया। साबरमती तट को सजाया गया, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुआ। जैसे नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में ये दुनिया में आउटब्रेक हो चुका था, ये सबको पता था कि एक महामारी पूरी दुनिया में है। पैंडेमिक तो नहीं हुआ था, लेकिन एपिडेमिक की बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था। उसके बावजूद 22 फरवरी को इन्होंने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम अहमदाबाद में किया। उसके बाद दिल्ली में कार्यक्रम हुआ और उत्तर प्रदेश में आगरा के अंदर हुआ। ये 3 बड़े केंद्र हैं जहां आज देखा जाए तो कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो जो व्यक्तिगत इनके जो रिश्ते थे, और अमेरिका में जो चुनाव था, अमेरिकी चुनाव के वर्ष में कभी भी बहुत कम ऐसा हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत तो कभी नहीं आए, और दुनिया में भी बहुत कम यात्रा होती है, क्योंकि डिप्लोमेसी के हिसाब से जो अमेरिका की 2 बड़ी पार्टियां हैं उस पर सबका फोकस रहता है। लेकिन भारत
कि विदेश नीति को ताक पर रखकर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराया। और यही कारण है कि 3 मार्च 22 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है और 3 मार्च को पहली केस आगरा के अंदर डिटेक्ट होती है, अहमदाबाद में होती है। आज क्या हाल है, 6.5 लाख लोग जहाज़ों से दुनिया से आए, उस पर कोई रोक नहीं हुई और एकाएक तपाकी राजा की तरह प्रधानमंत्री ने देश को ठप कर दिया, बंद कर दिया। पूरा देश तबाह हो गया, कल कारखाने बंद हो गए। तो इस तरह के हालात हैं और उस पर भारत सरकार को जो काम करना चाहिए था, मैं तो बहन सुषमा जी का जिक्र करना चाहूँगा। अच्छी विदेश उनकी नीति थी और विदेश मंत्री के नाते वो बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने बराबर उनको रोकने का काम किया और उनके दौरे पर उन्हें किनारे रखा जाता था, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। आज जो हमारे विदेश मंत्री हैं, कल तक वो एक नौकरशाह थे और 4 साल का कार्यकाल उनका बीजिंग में बीता। हम उनसे बड़ी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों को मारा गया, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, हमारी बहनें विधवा हो गई और उसके बावजूद देश का प्रधानमंत्री संवेदना, दूर से संवेदना व्यक्त करता है। इससे पहले जो घटना पुलवामा की हुई, सभी शवों को दिल्ली लाया गया था, उस पर बड़े कार्यक्रम हुए, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति सभी लेकर उसको चर्चा करते रहे। लेकिन जो चीन के साथ जो रिश्ते हुए, चीन के साथ जो घटना घटी, उस पर प्रधानमंत्री की खामोशी कहीं न कहीं जाहिर करती है कि प्रधानमंत्री इस बात से चीन को लेकर डरे हैं। चीन ने हमारे बड़े इलाके को आज भी कब्जा कर रखा है और चीन ने भारतीय सेना चीन से बहुत बेहतर लड़ी, लेकिन हमारे पास संसाधन कम थे और हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और उस समय भी भारत के अंदर जो विरोध हो रहा था चीन को लेकर, वो विरोध ये था कि इम्पेरियलिज्म गो बैक। उनके जो उपनिवेशवादी नीति थी उसका भारत में 1962 में भी विरोध हुआ और लगातार पहली बार 1988 में स्वर्गीय राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव गए, 2 बार 3 बार शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चीन की यात्रा करी। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी थी, जो हमारे थॉट्स थे, उसमें कहीं न कहीं ये बात साबित थी कि अगर दुश्मन देश कोई है तो दुश्मन देश 1 नंबर पर। दुश्मन देश के बारे में हमारे पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि चीन बहुत चतुर और होशियार देश है और दुश्मन नंबर 1 है। लगातार हमारे राजनेताओं ने इस बात को चिताया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन बातों को किनारे कर दिया, अपने रिश्तों को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि चीन की इतनी ज़रूरत हो पाई और चीन भारत के अंदर घुस कर बैठा हुआ है। हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है, हमारी सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, लेकिन उसका कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथ में है। प्रधानमंत्री को उसको फ्री करना चाहिए कि एक बार चीन के अंदर घुसकर जिस तरह से बालाकोट के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना ने किया था, उसी तरह चीन के अंदर भी घुसकर सभी सीमाओं पर, सिर्फ मैं गलवान घाटी की बात नहीं करूंगा, जो भी सीमाएं जुड़ती हैं, मैं तो ये तिब्बत के बारे में भी कहूंगा कि भारत सरकार की जो नीति है तिब्बत को लेकर, उसको बदलना चाहिए। भारत सरकार बड़ा निवेश तिब्बत पर करे, तिब्बत को उस लड़ाई में उतरना चाहिए कि एक स्वतंत्र राष्ट्र था, उसकी पहचान उसे वापस मिले और विदेश नीति भारत की बदलनी चाहिए। वो दुश्मन नंबर 1 देश था और आज भी है। चीन के साथ जो सबसे बड़ी सज़ा चीन को अगर हम दे सकते हैं, तो चीन से जो हमारा इंपोर्ट 38% तक पहुंचा है, उस पर 300% जो है ड्यूटी लगाई जाए और यही कारण होगा कि चीन को कहीं न कहीं हम कंट्रोल कर पाएंगे। जो आर्म्स की डील हमारी रूस के साथ है, जो हमारे हथियार फ्रांस से लेने हैं, जो हथियार हम अमेरिका से ले रहे हैं या ब्रिटेन से ले रहे हैं, उस पर आप सबको याद होगा कि भारत के रक्षा मंत्री राफेल डील को लेकर वो फ्रांस की यात्रा पर थे और वहाँ नींबू मिर्च भी काटने का काम किया था। लेकिन अभी तक देखा जाए तो जो हमारे फाइटर प्लेन्स है उसकी डिलीवरी आज तक नहीं हो पाई। जो हमारे तमाम फाइटर्स प्लेन अमेरिका से आने, उस पर भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। रूस के साथ जो हमारे समझौते हुए हैं वो भी अभी एक्सिक्यूट नहीं हो पाया। तमाम जो खामियां हैं आर्म्स एम्यूनिशन को लेकर, उसको ठीक करना होगा।
कोरोना संक्रमण काल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तमाम बातें कही जाती हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनने के नए रास्ते तलाशने होंगे और भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। तमाम एक तरीके से कहा जाए जो योजनाएं हैं और जो लोगों के लिए योजनाएं लाई गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वह भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता IP सिंह का कहना है कुछ और ही है। कागजों पर अगर देखा जाए तो कागजों पर भारत का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने आनन फानन में जो तीन ट्रिलियन डॉलर से भी कम की हमारी इकॉनमी है, उसको सरकार बनते ही उन्होंने 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी होने की बात कही। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी फैक्ट्री पिछले 6 वर्ष में नहीं लगी है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश की जो 3.5 वर्ष की योगी सरकार है, जिसमें 3 इन्वेस्टर समिट हुई, उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ और बड़े बड़े दावे 3,76,000 करोड़ के निवेश की बात योगी आदित्यनाथ ने कही। डिफेंस एक्सपो में प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम बड़े लोग आए, रक्षा मंत्री, वहाँ 1 लाख करोड़ के निवेश की बात हुई। लेकिन एक भी इकाई जो बैंक के माध्यम से, बैंक के सहयोग से लगनी चाहिए, वो कहीं भी अगर गूगल मैप पे देखा जाए तो कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं। अब यह है कि भारत और चाइना ही नहीं, भारत और बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधों को लेकर के भारत को सजग होना होगा, भारत को संबंध मधुर बनाना होगा और नेपाल और भूटान से भी भारत को संबंध सुधारने होंगे। क्योंकि चाइना हमेशा चाहेगा कि नेपाल को वह अपने पक्ष में रखे, अपने करीब रखे, जिससे भारत पर ज़्यादा हमले किए जा सकें, भारत को सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया जा सके। आप एक चीज़ और जानते होंगे कि भारत में जो नदियाँ काफ़ी बहती हैं वो एक तरीके से नेपाल से होते हुए जाती हैं। इन सब मुद्दों पर भी अगर भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे तो आने वाले समय में भारत को नेपाल से भी टकराव का सामना करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के पहले ही सवाल उठता रहा है, जो गलवान में विवाद हो रहा है वह एक तरीके से नया नहीं है, लेकिन अगर ये तनाव बढ़ता है तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी एक विवाद पैदा होगा। क्योंकि आप इस बारे में ऐसे ही समझ सकते हैं कि भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री जब भी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं, तो चाइना उसको लेकर के ऐतराज़ जताता रहा है और निश्चित रूप से ऐसे ऐतराज़ को लेकर के कहीं न कहीं से यह समझा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी चाइना की एक तरीके से सोच बदली है और चाइना का नज़रिया भी समय के साथ बदल रहा है। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए लखनऊ से अखिलेश कृष्ण मोहन।